जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। जैसे जिस प्रकार की नंगाई हम देख रहे हैं, नंगा नाच देख रहे हैं हम बिहार के अंदर, और जो महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली की सीमाओं को भी क्रॉस कर रहा है। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली में तो नाम जोड़े गए और बाद में पता चला, जो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी इंगित किया था, कि एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर में 100-100, 150-150 वोट थे। और अब पता चला कि मध्य प्रदेश के अंदर एक एक मकान में 100-100 वोटर्स हैं। इसका मतलब ये जो चुनाव हो रहे हैं, ये उसी प्रकार के चुनाव हो रहे हैं जैसे रूस में हुआ करते हैं, चीन में हुआ करते हैं, नॉर्थ कोरिया में हुआ करते हैं। चुनाव का रिजल्ट पहले ही पता है और चुनाव आयोग बिल्कुल ऐसे अगर काम कर रहा है तो मेरा प्रश्न यह है कि फिर चुनाव कराने, करोड़ों रुपए खर्च करने, चुनाव आयोग को बनाने और इन सब चीजों की क्या आवश्यकता है? आप सीधे सीधे लोकतंत्र को खत्म करके तानाशाही क्यों नहीं स्थापित कर देते और आजीवन मोदी जी को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना देते? फिर ये लोकसभा की क्या जरूरत, फिर सुप्रीम कोर्ट की क्या जरूरत? फिर तो जो मोदी जी कहें वही सही, ना खाता ना बही, जो मोदी जी कहें वो सही। देखिए, एक निडर पत्रकार बिहार के अंदर घूमता है और यह बताता है कि चुनाव आयोग के जो आदेश हैं उसका अनुपालन नहीं हो रहा है, और फील्ड रिपोर्टिंग करता है। इस बात पे उसकी प्रशंसा होनी चाहिए थी, उसको पुरस्कृत किया जाना चाहिए था कि चुनाव आयोग के आदेशों का अनुपालन अगर फील्ड लेवल ऑफिसर्स नहीं कर रहे हैं तो दंडित वो अधिकारी होने चाहिए थे जो ऐसा नहीं कर रहे हैं, आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन एफआईआर हो जाती है पत्रकार के खिलाफ, और जो आदेशों का उल्लंघन हो रहा है उसके रिपरकशंस बहुत ज्यादा हैं। फिर चुनाव आयोग कहता है कि हमने 65 लाख लोगों का नाम डिलीट कर दिया है। कितनों का ऐड किया ये नहीं बताता, ये बताता है 65 लाख लोगों का नाम हमने ऑलरेडी डिलीट कर दिया है। सूत्र उनके ये बताते हैं कि इसमें नेपाल के लोग हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, म्यांमार के लोग हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि जनपद में हैं, कहां पे हैं, कैसे पता चलाया, अभी तो फॉर्म जमा भी नहीं हुए, कैसे आपको पता चल गया, लेकिन संशय बना देते हैं और पत्रकारों पे एफआईआर करानी शुरू हो जाती है। फिर चुनाव कराने का मतलब क्या? फिर पत्रकारिता के जो चौथा स्तंभ है उसकी आवश्यकता क्या? क्योंकि लोकतंत्र के अंदर पत्रकार होते हैं, स्वतंत्र विचार होते हैं, तानाशाही के अंदर इनकी आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद हम लोग ये मान के चल रहे थे, और ये अभी तक तो हम सोच रहे थे ऐसा होगा, अब ये प्रूफ मिल रहा है कि ऐसा वास्तविकता में हो रहा है। हम ये मान के चल रहे थे कि जो बीएलओज हैं इसमें ज्यादातर लोग वो होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होंगे या भारतीय जनता पार्टी ने जिनको इन्फ्लुएंस कर लिया होगा। अभी तक तो हम लोग केवल ये संशय पैदा कर रहे थे, क्योंकि मानी बात है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वामपंथी विचारधारा के हैं, कुछ कांग्रेसी विचारधारा के हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के हैं, और ये सरकारी अधिकारी इस समय बीएलओ, एएलओ और रिटर्निंग ऑफिसर्स को इतनी ज्यादा ताकत दे दी गई है, जिसको चाहे इंक्लूड कर लें, जिसको चाहे एक्सक्लूड कर लें, बाद में लड़ते रहो, तब तक चुनाव हो जाएगा, फिर वो 5-7 साल कोर्ट में केस चलेगा, और जब तक ये सरकार बन जाएगी, भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, नीतीश कुमार बाहर हो जाएंगे और तेजस्वी यादव जेल में चले जाएंगे। क्योंकि पूरा जाल तो बिछाया जा चुका है किस प्रकार से इन लोगों को, सबको जो लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इनको जेल भेजा जाए। दरभंगा के अंदर एक युवक एक ऐसे ऑफिस में जहां पे बीएलओज बैठे हुए हैं और लोग जाके वहां फॉर्म जमा कर रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग का निर्देश है कि बीएलओज घर घर जाके सत्यापन करेंगे, जांच करेंगे, जिस मकान में गए उसमें वो आदमी रहता है कि नहीं, ताला तो नहीं लगा हुआ है, और जांच पड़ताल के बाद पुष्टि करेगा तब। लेकिन जो चुनाव आयोग के आदेश हैं उसका अनुपालन नहीं हो रहा, और ये पहले भी रिपोर्ट कर दिया सब पत्रकारों ने कि बीएलओज एक ऑफिस में जाके पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और वहां पे लोग आते हैं, फॉर्म जमा करते हैं, जमा करने वाला कौन है, फॉर्म किसका है, दस्तखत किसके हैं, फोटो किसकी है, इसका कोई सत्यापन नहीं होता। केवल बीएलओज, एएलओज को, रिटर्निंग ऑफिसर्स को अपने टारगेट्स पूरे करने हैं और प्रक्रिया को पूरा करना है।
अब ये दरभंगा के अंदर एक व्यक्ति जो एक जागरूक मतदाता है, वो एक वीडियो बनाता है और वो देखता है कि बीएलओस के साथ एक भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष महिला बीएलओस के बीच में बैठी हुई हैं और वो फॉर्म भरवाने में लोगों की मदद कर रही हैं और रिसीविंग और वो सब कर रही हैं। वो व्यक्ति अपने अधिकारों के हनन को देखते हुए ये कहता है उस महिला से कि आप भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्षा हैं, आपका यहाँ पे क्या काम है? तो वो कहती है मैं समाज सेविका हूं और इनकी मदद कर रही हूं। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्षा तो वहां जाके बीएलओस के सरकारी काम में हस्तक्षेप कर सकती हैं और बाधा डाल सकती हैं, लेकिन अगर कोई पत्रकार, खोजी पत्रकार, अगर जमीन के समाचारों को एकत्रित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, फील्ड रिपोर्टिंग के लिए वहां जाके बात करता है, बीएलओ से बात करता है, मतदाताओं से बात करता है, तो उसके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। अब बताइए, इस प्रकार की अगर प्रक्रिया होगी, जो तेजस्वी यादव ने भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर 1% का भी चुनाव आयोग ने इस प्रकार से हेरफेर कर दिया, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी कर चुका है, और आज के तारीख में बिहार के अंदर भी इसके बारे में बहुत ज्यादा जागृति और जागरूकता हो गई है कि किस प्रकार से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, पहचान पहचान के नाम काटे जा रहे हैं, किस प्रकार से पहचान पहचान के लोगों के नाम इंक्लूड किए जा रहे हैं, फोटो नहीं लग रही है, दस्तखत कौन कर रहा है, फॉर्म कौन कर रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर कम से कम 20% लोग ऐसे हैं जो अपने हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते। अब वो फॉर्म भरने की उनसे अपेक्षा है, फॉर्म कैसे भरेंगे, डुप्लीकेट कॉपी नहीं दी जा रही है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछले बार के चुनाव के अगर रिजल्ट्स का आप पुनर्निरीक्षण करेंगे तो आपको पता चलेगा, अगर 1% वोटों की हेराफेरी हो गई तो पिछले बार के इलेक्शन में ही कम से कम 70-80 सीटें भारतीय जनता पार्टी और जीत जाती। तो इसका मतलब यह है कि जो ये एसआईआर के नाम से एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसको बंगाल के अंदर भी लाना है और पूरे देश के अंदर लाना है, तो उसी प्रकार की व्यवस्था बन रही है जैसे उन कंट्रीज में जो अपने को डेमोक्रेटिक कंट्रीज कहते हैं, और वहां पे इसी प्रकार से चुनाव होता है जैसे देश के अंदर हो रहा है। तो एक एक्सट्रीम हमने मुख्य चुनाव आयुक्त की देखी है, जो टीएन शेषन के जमाने में देखी है, और अब हम ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के जमाने में देख रहे हैं। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जो डेलीगेशन मिलता है अपोजिशन पार्टीज का, उनसे उन्हें बाहर बिठा देते हैं 2 घंटे तक, तब तक मिलने से इनकार करते हैं जब तक अध्यक्ष उनके ना आ जाएं, और कोई जवाब नहीं देते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति प्रश्न पूछता है तो उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। इस प्रकार की जो व्यवस्था बन रही है, क्या आपको नहीं लगता और देश की जनता को नहीं लगता कि लोकतंत्र तो खत्म हो गया है? अब देश के अंदर एक तंत्र आ गया, तानाशाही आ गई है, नॉर्थ कोरिया, चीन और रूस जैसा शासन हमारे देश के अंदर आ गया है। और विपक्षी दलों को भी अब यह सोचना होगा कि अगर इस प्रकार से चुनाव आयोग करेगा, 1% वोट तो काट देगा, 1% फर्जी वोट जोड़ देगा, क्योंकि फॉर्म भरना वो सब रिटर्निंग ऑफिसर को दे दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्षा बैठ के वहां फॉर्म भरवाएंगी और उसमें हेरफेर करवाएंगी। फिर शाम को 5 बजे जब वोटिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद भी लगातार वोटिंग होती रहेगी, 10% वोट बढ़ जाएंगे। तो ये अपोजिशन को सोचना पड़ेगा कि इनके पास विकल्प क्या है इस प्रकार की चीजों को रोकना। केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ट्वीट करना, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जनता आपके साथ हो, लेकिन आप चुनाव नहीं जीतेंगे। तो इसके बाद अगर या तो चुनाव का बहिष्कार करें, उससे भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहेगी आप चुनाव का बहिष्कार कर दें, वो कह देगी कि आप चुनाव से डर गए। और अगर चुनाव आयोग को इस प्रकार से खुली छूट आप देते हैं कि वो चुनाव को इस प्रकार से प्रभावित करे और चेंज कर दे और सारे वोटर्स लिस्ट को चेंज कर दे, जो उसका अधिकार भी नहीं है नागरिकता को सिद्ध करने का, डुप्लीकेट कॉपी में नहीं दे रहे, तो ये भी मतदाताओं को नहीं पता कि उसका फॉर्म भरा गया था, लिया गया था, वो वास्तविकता में एक्नॉलेज हुआ और वोटर लिस्ट में उसका नाम आया। लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है वो है 1 अगस्त। आज है 16 जुलाई, 17 जुलाई को ये वीडियो आप देखेंगे। 1 अगस्त को जो मतदाता सूची प्रकाशित होगी, उसके बाद विपक्षी दलों को बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा किस प्रकार से नाम जोड़े गए हैं, किस प्रकार से नाम काटे गए हैं और किन लोगों के नाम काटे गए हैं, क्यों काटे गए हैं। और उसके बाद अगर आप सड़क पे नहीं आएंगे और सड़क पे जनता को जागरूक नहीं करेंगे और जनता को अपने साथ नहीं लेंगे, लोगों के मताधिकार छीनेंगे और देश का लोकतंत्र अगर खत्म होगा, जिसकी इस तरह से जो दरभंगा के अंदर सूचना आई है
और जो अजीत अंजुम पे एफआईआर हुई है, जबकि वो चुनाव आयोग की मदद कर रहे थे, तो उसके बाद जो चुनाव रिजल्ट्स आएंगे वो पहले से पता चल जाएंगे। उसमें कोई फोरकास्ट करने की जरूरत नहीं, सेफोलॉजी की जरूरत नहीं, और वही चीज होगी जो महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली के अंदर हुई है। तो ये विपक्षी दलों को सोचना होगा 1 अगस्त उनकी क्या रणनीति होगी, राहुल गांधी की, तेजस्वी यादव की, अखिलेश यादव की, ममता बनर्जी की, वरना एक एक करके सब नप जाएंगे और हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। वन नेशन, वन पॉलिटिकल पार्टी, वन लीडर, ये चरितार्थ होगा। और केवल कांग्रेस मुक्त भारत नहीं होगा, विपक्ष मुक्त भारत होगा, नीतीश कुमार विमुक्त भारत होगा। चंद्रबाबू नायडू ने कम से कम बात को समझ लिया। चंद्रबाबू नायडू ने इसका विरोध किया एसआईआर का, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके साथ उनके साथ भी षड्यंत्र होगा और अगली बार भारतीय जनता पार्टी भी वहां सरकार बना लेगी और तेलुगु देशम पार्टी खत्म हो जाएगी। इसलिए सचेत होने की आवश्यकता न केवल भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों को है, बल्कि विपक्षी दलों को भी है, मतदाताओं को भी है। और 1 अगस्त की जो अपनी रणनीति है उसको बनाने की आवश्यकता है, जनता को साथ लेके इसका विरोध करने की, लोकतांत्रिक रूप से, गांधीवादी तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से इसका विरोध करने की आवश्यकता है। वरना फिर कहना पड़ेगा अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चग गई खेत। नमस्कार, धन्यवाद, अपड़ा।